नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारी इस भूगोल की क्लास में, जहां पर आप लोग भारत के भूगोल से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को डिस्कस कर रहे थे। हमने आपके साथ में भारत के से संबंधित जो भौगोलिक जानकारियां हैं, जो भूगोल से संबंधित सामान्य जानकारियां हैं, उनको आपके सामने डिस्कस करने का एक प्रयास किया है, जो आपकी आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली हैं। आप किसी भी एग्जाम में अगर जाना चाहते हैं, बैठना चाहते हैं, तो वहां पर भारत के भूगोल से संबंधित जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उन क्वेश्चंस के लिए ये क्लास आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। तो अगर आप हमसे जुड़े हुए हैं तो आप हमसे जुड़े रहिए, अपनी तैयारी को मजबूत करते रहिए। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आ गए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारी प्ले लिस्ट में जाकर पार्ट 1 से लेकर के आज तक की क्लासेस को प्ले लिस्ट में ऐड कर दिया गया, उनको आप जाकर वहां से देख सकते हैं, जिससे आप अपनी तैयारी को और ज्यादा इंप्रूव कर पाए। यहाँ पर हम भारत के अफवाह तंत्र को पढ़ रहे थे। अफवाह तंत्र में हमने जो हमारा हिमालयी अफवाह तंत्र है उसको हमने समाप्त कर दिया था। हिमालयी अफवाह तंत्र में 3 नदी तंत्र आते हैं, एक आपका सिंधु नदी तंत्र, एक गंगा नदी तंत्र और ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। उसके बाद हम आ गए थे प्रायद्वीपीय नदी तंत्र पर आ गए थे। प्रायद्वीपीय नदी तंत्र को भी हमने 2 भागों में बांट दिया था। एक कौन सा था? अरब सागरीय नदी तंत्र, और एक हो गया था आपका बंगाल की खाड़ी नदी तंत्र। अरब सागरीय नदी तंत्र का मतलब होता है ऐसी नदियां जो दक्षिण भारत में निकलती हैं, दक्षिण भारत से निकलती हैं, पठारी भाग से निकलती हैं, लेकिन उनका जो प्रवाह है वो किधर को है? उनका प्रवाह पश्चिम की तरफ है, और वो जाकर कहाँ गिरती हैं? अरब सागर में गिरती हैं। तो जो नदियां अरब सागर में गिरती हैं उनको अरब सागरीय नदी तंत्र कहा जाता है। उसी तरह से कुछ दक्षिण भारत में निकलती हैं नदियां दक्षिणी पठार से, और वो कहाँ जाकर गिरती हैं? जाकर वो आपकी गिरती है जाकर बंगाल की खाड़ी में पूर्व की तरफ, उनको कहते हैं बंगाल की खाड़ी नदी तंत्र कहा जाता है। तो हमने यहाँ पर उनको 2 भागों में बांट रखा था। आपकी बंगाल की खाड़ी नदी तंत्र में आ जाती हैं गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, महानदी, स्वर्णरेखा, आपकी ब्राह्मणी, पेन्नार, पलार, बैगई, ये सब नदियां किसमें आ जाती हैं? बंगाल की खाड़ी की नदी तंत्र में। अरब सागर नदी तंत्र में कौन कौन सी आ जाती है? आपकी नर्मदा है, ताप्ती है, शरावती नदी है, आपकी पेरियार नदी है, भादरी नदी है, काली नदी है, बैतरणी नदी, ये सब नदियां किसमें आ जाती हैं? अरब सागर नदी तंत्र में। यहाँ पर हमने एक बात और आपको बताई थी कि जो नदियां अरब सागर में गिरती हैं वो एस्चुरी का निर्माण करती हैं, ज्वार मधमुख का निर्माण करती हैं, और जो नदियां बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं वो किसका निर्माण करती हैं? डेल्टा का निर्माण करती हैं। तो डेल्टा और एस्चुरी में क्या अंतर होता है आपको ये भी याद रखना है। डेल्टा किसको कहते हैं? हमने कल इसको थोड़ा बताया था, समझाया भी था डेल्टा का निर्माण कैसे होता है। उसकी डेफिनेशन में भी, वर्डों में भी हम देख सकते हैं क्या होता है। जब नदी धीमी गति से, जब नदी का प्रवाह धीमा हो जाता है तथा जलोढ़ों को अपने साथ लाए जलोढ़ों को मैदान में जमा कर देती है, तो जो स्थलाकृति मिलती है उसको क्या कहते हैं? डेल्टा कहा जाता है। जब नदी अपनी अंतिम अवस्था में अपने साथ लाए जलोढ़ों को धीमी गति के कारण अपने मुहाने पर जमा करने लगती है, मुहाने पर जमा करने लगती है, तो उस आकृति को डेल्टा कहते हैं। डेल्टा कहते हैं। तो पहले नदियां पर्वतीय भागों से निकलती हैं। कोई भी हो, पर्वतीय हो चाहे पठारी हो, पर्वतीयों से निकलने के बाद उनकी स्पीड तेज होती है, तीव्र गति होती है। तीव्र गति के साथ उनमें बहने वाले पदार्थ भी उनके साथ बड़ी तेजी से बहते हुए चले जाते हैं। कंकड़ पत्थर, वनस्पतियां, जीवाश्म सब बहुत तेजी से बहते, कहीं रुकते नहीं है, काटती रहती है किनारों को, तली को भी। लेकिन जैसे ही वो मैदानी भाग में जाती है उसका प्रवाह क्षेत्र बढ़ता है,
उसमें जो जलोढ़ होते हैं उनका भार बढ़ता है, भार बढ़ने से उसकी स्पीड कम होती है, स्पीड कम होने से जब वो लास्ट में पहुंचती है तो ये स्थिति हो जाती है, उसका उन जलोढ़ों को आगे बढ़ाना मुश्किल हो जाता है, फिर वो जमा होने लगते हैं, रुकने लगते हैं, और जब वो जमा होते हैं तो वही आकृति क्या कहलाती है? डेल्टा कहलाती है। दूसरी आकृति को कहते हैं ज्वार नदमुख। ज्वार नद मुख। ये ज्वार नदमुख क्या होता है? ज्वार नद मुख। इसी को एस्चुरी कहा जाता है। इसी को क्या कहते हैं? एस्चुरी। कंफ्यूज होने की बात नहीं है, ज्वार नदमुख इंग्लिश में एस्चुरी कहलाता है, हिंदी में ज्वार नदमुख कहलाता है। इसको एस्चुरी किसको कहा जाता है? एस्चुरी का मतलब होता है जो नदियां सागर में सीधी करती हैं तथा अपने जलोढ़ों को भी सागर में गिरा देती हैं। जो नदियां सीधी सागर में जाकर अपने जलोढ़ों को बहा देती हैं, बहा देती हैं, एस्चुरी का निर्माण होता है। एस्चुरी का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? एस्चुरी का निर्माण होता है। जो नदियां सीधी सागर में गिरती हैं, जाकर कहीं नहीं रुकती हैं, उनके साथ में जो उनके जलोढ़ होते हैं वो भी जाकर सागर में क्या होते हैं? गिर जाते हैं और बह जाते हैं, रुकते नहीं है। इसमें रुकते हैं, इसमें बहते हैं बस। तो जो बह जाते हैं उनको क्या कहा जाता है? उनको एस्चुरी कहा जाता है। तो सबसे पहले हम इसमें पढ़ेंगे आज बंगाल की खाड़ी की नदियां। तो हम इसमें आज सबसे पहले देखने वाले हैं बंगाल की खाड़ी की नदियां। कौन कौन सी नदियां हैं जो बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं, उनकी उनसे संबंधित जो भी परीक्षा की दृष्टि से, परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी आपका महत्वपूर्ण बिंदु होगा वो हम यहाँ पर आपके सामने रखने का प्रयास करेंगे, और जो भी हम बन सकता है क्वेश्चन उसको यहाँ पर देखेंगे। सारी नदियों को एक एक करके डिटेल में देखने वाले हैं। तो हम यहाँ पर लिखेंगे बंगाल की खाड़ी की नदियां। बंगाल की खाड़ी की नदियां। बंगाल की खाड़ी की नदियों का मतलब है जो नदियां प्रायद्वीपीय पठार से निकलती हैं। प्रायद्वीपीय पठार से निकलने के बाद वो कहां पर जाके गिर जाती हैं? वो बंगाल की खाड़ी में, यानी कि पश्चिम से उनका पूर्व की दिशा तक प्रवाह होता है। किधर को? पश्चिम से पूर्व की तरफ जिनका प्रवाह होता है उनको कहते हैं बंगाल की खाड़ी की नदियां या डेल्टा बनाने वाली नदियां। तो इसमें हम सबसे पहले नदी का नाम ले रहे हैं गोदावरी। बहुत ही फेमस नदी है, सब लोग जानते हैं इसको, गोदावरी नदी। गोदावरी नदी। गोदावरी नदी की विशेषता क्या है? ये निकलती कहां से है? ये महाराष्ट्र राज्य से निकलती है, त्र्यंबकम की पहाड़ियों से, ठीक है ना। और ये महाराष्ट्र, तेलंगाना तथा आंध्र प्रदेश 3 राज्यों में बहती है। कहां से निकलती है ये नदी? महाराष्ट्र के त्र्यंबकम नामक स्थान, त्र्यंबकम नामक, महाराष्ट्र के त्र्यंबकम नामक पहाड़ियों से निकलकर महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश तथा तेलंगाना में बहती है। तेलंगाना होते हुए बंगाल की खाड़ी में गिरती है। कहां से निकलती है? महाराष्ट्र के त्र्यंबकम नामक पहाड़ी से निकलती है और महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना से बहते हुए कहां पर जाकर गिरती है? बंगाल की खाड़ी में गिरती है। उसके बाद इसका दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू है, इसकी लंबाई कितनी है? 1465 किलोमीटर है।
ये भारत की दूसरी सबसे बड़ी नदी है। आपसे पूछा जाए ये भारत की दूसरी सबसे बड़ी नदी और प्रायद्वीपीय भारत की पहली सबसे बड़ी नदी है। तो पहले लिखेंगे ये है गंगा के बाद भारत की दूसरी सबसे बड़ी नदी तथा प्रायद्वीपीय भारत की, अगर आपसे प्रायद्वीपीय भारत की नदी पूछी जाए, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी पूछी जाए तो कौन सी है? गोदावरी है। और भारत की दूसरी सबसे बड़ी नदी पूछी जाए तो गोदावरी है। भारत की सबसे बड़ी नदी पूछी जाए तो गंगा है। 1465 किलोमीटर इसकी लंबाई है। ये भारत की दूसरी सबसे बड़ी नदी है और प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी है। दूसरी बात, इसके 2-3 नाम है, उनको भी याद रखना है भाई। इसके नामों में बहुत कंफ्यूजन होती है, बहुत दिमाग लगाना पड़ेगा इसमें। इसका नाम जो है वही एक नदी का नाम और है। उस नदी में और उसके नदी में, उसके नाम में और उसके नाम में सिर्फ एक किसका अर्थ है? एक वर्ड का अर्थ है, बस एक छोटे से वर्ड का, एक स्वर का अर्थ है और कुछ नहीं है। स्वर का अंतर है, स्वर होते हैं आ ई उ ए ओ। तो इसके नाम में और एक दूसरी नदी है उसके नाम में सिर्फ एक स्वर का अंतर है। अगर आपने वो स्वर पकड़ लिया तब तो आपको कंफ्यूजन नहीं होगी, और नहीं पकड़ पाया तो आप कंफ्यूजन में पड़े रहोगे, क्योंकि अक्सर ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो हमको क्या डालते हैं? भ्रम में डालते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे इस नदी को, इसको बूढ़ी गंगा, बृहद गंगा तथा दक्षिण की गंगा कहा जाता है। दक्षिण की गंगा कहा जाता है। अगर आपसे पूछा जाए कि बूढ़ी गंगा कौन सी है, बृहद गंगा कौन सी है, अगर आपसे पूछा जाए दक्षिण की गंगा कौन है, तो ये तीनों नाम किसके हैं? गोदावरी के नाम है। इसको क्या कहते हैं? बूढ़ी गंगा भी कहते हैं, बृहद गंगा भी कहते हैं, और इसको दक्षिण की गंगा भी कहते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट नाम ये है दक्षिण की गंगा वाला, याद रखना। ये क्या है? दक्षिण की गंगा है। किसकी गंगा है? दक्षिण की गंगा है। ठीक है ना? अभी हम यहाँ से संबंधित एक नदी और पढ़ेंगे, तब आपको पता लगेगा कि इस नदी के नाम में उसके नाम में कितना अंतर है, एक स्वर का अंतर है। चलिए आगे दूसरी नदी देखते हैं। इसके बाद एक दूसरी नदी आती है जिसका नाम है कृष्णा नदी। दूसरी नदी पढ़ेंगे हम, कृष्णा नदी। प्रायद्वीपीय भारत की दूसरी नदी का नाम क्या है? कृष्णा नदी। कृष्णा नदी, देखो भाई, कृष्णा नदी का उद्गम कहां से होता है? इसकी लंबाई कितनी है? ये महाराष्ट्र में महाबलेश्वर की पहाड़ियों से निकलती है और महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में बहते हुए कहां जाके गिर जाती है? ये भी आपकी बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। ठीक है, चलिए देखते हैं। यहाँ पर यह नदी महाराष्ट्र के, ये नदी महाराष्ट्र में महाबलेश्वर की पहाड़ियों से निकलकर महाराष्ट्र के बाद तेलंगाना में भी ये बहती है। महाराष्ट्र तेलंगाना का जो भाग है आंध्र प्रदेश में आ गया। महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश तथा तमिलनाडु राज्य से होकर बंगाल की खाड़ी में गिरती है।
में गिरती है। ये नदी कहां से निकलती है? ये महाराष्ट्र में महाबलेश्वर की पहाड़ियों से निकलकर महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु होते हुए कहां जाके गिर जाती है? बंगाल की खाड़ी में। अगर इसकी लंबाई आपसे पूछा जाए, ये दक्षिण भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी है भाई। इसकी लंबाई है आपके 1400 किलोमीटर। ठीक है, 1405 भी है, लगभग लिख लेना। इसकी लंबाई 1400 किलोमीटर है। ये दक्षिण भारत की दूसरी सबसे बड़ी नदी। तो दक्षिण भारत की दूसरी सबसे बड़ी नदी अगर देखी जाए तो कौन सी है? आपकी कृष्णा नदी। कृष्णा नदी पर 2 बांध बने हुए हैं, 2 परियोजनाएं हैं। कौन कौन सी है? एक आपकी अलमाटी परियोजना है, एक आपकी नागार्जुन परियोजना। दोनों बहुत इंपॉर्टेंट हैं। इस नदी पर अलमाटी परियोजना, अलमाटी कौन से राज्य में पड़ती है? ये आपकी पड़ती है अलमाटी परियोजना। ये आपकी एक अलमाटी परियोजना है और एक आपकी नागार्जुन परियोजना। 2 परियोजना है, अलमाटी परियोजना और नागार्जुन परियोजना। ये क्या है? इस नदी पर अलमाटी नागार्जुन परियोजना बनी है। 2 परियोजना बनी है। कौन कौन सी? एक बनी है अलमाटी और एक बनी है आपकी अलमाटी और नागार्जुन। उसके बाद हम बात करते हैं तीसरी नदी की, जिसका नाम है कावेरी। कावेरी बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है आपके लिए। कावेरी नदी ये कहां से निकलती है? कावेरी नदी का जो उद्गम है वो कर्नाटक राज्य की ब्रह्मगिरी की पहाड़ियों से होता है और ये कर्नाटक तथा तमिलनाडु में बहती है। ठीक है, इसका उद्गम कहां से होता है? कावेरी नदी का उद्गम, कावेरी नदी कर्नाटक में ब्रह्मगिरी की पहाड़ियों से निकलकर कावेरी नदी कर्नाटक में ब्रह्मगिरी की पहाड़ियों से निकलकर कर्नाटक तथा तमिलनाडु से होकर बंगाल की खाड़ी में गिरती है। खाड़ी में गिरती है। कहां से कहां तक जाती है? कावेरी नदी कर्नाटक में जो ब्रह्मगिरी की पहाड़ियां हैं उनसे निकलती है, 2 राज्यों में बहती है, कर्नाटक और तमिलनाडु में। कहां जाके गिर जाती है? ब्रह्मगिरी की पहाड़ियों में। इसकी लंबाई की बात की जाए तो इसकी लंबाई है, इसकी लंबाई 825 किलोमीटर है। इसकी लंबाई कितनी है? 825 किलोमीटर है। और ये नदी जो है ना, इसको क्या कहा जाता है? इसको एक नाम दिया गया है। क्या नाम दिया गया है? दक्षिणी गंगा। इसको क्या कहते हैं? इस नदी को दक्षिणी गंगा कहा जाता है। इस नदी को दक्षिणी गंगा कहा जाता है। दक्षिणी गंगा कहते हैं। आप देख लीजिए, जो हमने आपको अभी थोड़ी देर पहले बात बताई थी कि दक्षिण की गंगा और दक्षिणी गंगा कितना अंतर है? सिर्फ यहाँ पर एक स्वर का अंतर है, इस मात्रा का अंतर है। इसमें मात्रा लगी है, ये दक्षिणी गंगा है और ये दक्षिण की गंगा है। अगर दक्षिण की गंगा पूछी जाएगी तो आपकी गोदावरी है, और दक्षिणी गंगा अगर पूछा जाता है तो याद रखना तो कौन सी नदी है? कावेरी नदी है। ठीक है, तो दक्षिणी गंगा और दक्षिण की गंगा में आपको सिर्फ क्या करना है? जिसमें आपका क्या लगा होगा, जिसमें आपका स्वर लगा होगा, वो नदी किसकी हो गई है?
वो आपकी हो गई है कावेरी। कावेरी को कहते हैं दक्षिणी गंगा, उसके बाद कहते हैं दक्षिण की गंगा किसको कहते हैं, गोदावरी नदी को कहते हैं। उसके बाद इसकी क्या विशेषता है, उसके बाद इसकी क्या विशेषता है, इसको क्या कहा जाता है, इसको ये दक्षिणी पश्चिमी मानसून से, दक्षिणी पश्चिमी मानसून, जो भारत में कहां से मानसून आता है, दक्षिणी पश्चिमी मानसून तथा उत्तर पूर्वी मानसून दोनों से वर्षा प्राप्त करती है, दोनों से वर्षा प्राप्त करती है। दोनों मानसूनों से वर्षा प्राप्त करने वाली नदी कौन सी है, करती है आपकी कावेरी नदी है। उसके बाद इसकी क्या विशेषता है, इसकी विशेषता है ये नदी क्या है, इस पे शिव समुद्रम जलप्रपात कहां पर है, कावेरी नदी पर, शिव समुद्रम जलप्रपात कावेरी नदी पर है। नदी पर है, ठीक है। तो ये आपकी दक्षिण भारत की कुछ बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियों के लिए कुछ 3 नदियों की आज हमने बात की। नेक्स्ट जो आपकी बची हुई है उनकी बात करेंगे नेक्स्ट वाले क्लास में। तब तक आप हमसे जुड़े रहिए, हमारी क्लास को देखते रहिए, अपनी तैयारी को मजबूत करते रहिए। फिर मिलते हैं कल इसी मंच पर इसी टॉपिक के साथ, जो और आपकी नदियां बची हैं उनसे जो भी महत्वपूर्ण जानकारी होगी उसको लेकर। तब तक अच्छे रहिए, पढ़ते रहिए।